मैं जहाँ बहुत बहुत स्वागत है आपका संपूर्ण भारत न्यूज़ चैनल में। हम इस वक्त उपस्थित है करावल नगर के जिला मंत्री भाजपा के दीपक जी के ऑफिस में। यहाँ पर मन की बात कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आइए देखते हैं कि आज मोदी जी अपने 115वें एपिसोड में लोगों को क्या संबोधित करते हैं। चलिए आइए जानते हैं कि इस बार मोदी जी अपने 116वें एपिसोड के मन की बात में लोगों को क्या संबोधित करते हैं। ऐसे तो मोदी जी ने कल भी आईटीओ में लोगों को नक्सलवादी रोहिंग्या जैसे लोगों से आग्रह करा कि दूर रहने के लिए आग्रह करा, उनसे सावधान किया लोगों को कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो आइए चलिए जानते हैं यहाँ की जनता जनार्दन से कि उनको मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम कैसा लगता है और क्या मोदी जी जो अपने मन की बात करते हैं क्या वो पूरा भी कर पाते हैं। दीपक जी, अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज मन की बात से पूरे देशवासियों को अवगत कराया है, क्या कुछ संदेश गया आज? जैसे कि सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारे देश के विषय में एक अलग सोच रखते हैं, कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं और आगे करते हैं। जैसा आज एनसीसी के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने जो बोला, आज जितने भी एनसीसी के स्टूडेंट हैं या जो सिखाते हैं, आज वो सब अपने आप में गर्व करेंगे कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे लिए एक निर्देश हमारे लिए सराहना किया। और ऐसे एक पेड़ माँ के नाम जो प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई, बहुत अच्छी चल रही है। हर एनजीओ, हर आरडब्ल्यूए या हर कोई पेड़ लगा रहे हैं, जिससे हमारे आने वाला टाइम में बहुत अच्छा वातावरण। स्वच्छता अभियान के बारे में भी विशेष संदेश दिया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा सफाई अभियान के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं और जागरूक करते रहते हैं और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है और उससे हम सब आगे बढ़ के सफाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान। इधर आ जाओ, अरे इस पे आ जाओ, बात करना यही मुद्दे की। आप जैसे सवाल पूछेंगे वैसे जवाब दे जाएंगे। क्या कहना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश को संबोधित किया मन की बात के जरिए, क्या कुछ संदेश गया, क्या कुछ युवाओं के और क्या क्या संदेश उन्होंने दिया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज 116वां एपिसोड था, जिसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनका संबोधन सुना हमने काफ़ी देर, मतलब सुनने के बाद हमें पता चला कि डिजिटल अरेस्ट जो एक वर्ड नया जोड़ा है, तो डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ है नहीं। देश में जो लोगों को भ्रम पैदा किया जा रहा था कि ऐसा कुछ डिजिटल अरेस्ट करके आप लोगों को जो ना कर सकते हो, तो ऐसा कोई डिजिटल अरेस्ट का वर्ड है नहीं। और रही बात, इसके साथ साथ उन्होंने एनसीसी के लोगों को भी संबोधन किया और एनसीसी के लोगों को बहुत बहुत पता है बधाई, आज उनका जो है स्थापना दिवस भी है। और इसी के साथ साथ स्वच्छता अभियान को लेके एक पेड़ एक माँ के नाम लेके आज उन्होंने बहुत अच्छा संबोधन दिया, जिसके लिए हम सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शुक्रगुजार हैं। और बहुत ही अच्छा सुंदर संदेश था आज। मन की बात का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। जय श्री राम। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के जरिए देशवासियों को अवगत कराया, कुछ संदेश भी दिए और प्रेरणाएं भी दी। सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मन की बात के उसमें संबोधित किया। प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और उन्होंने एक बात कही मन की बात में कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं जो वेस्ट कचरा होता है, जो वेस्ट कतरन होती है, उसके लिए महिलाओं ने जो बैग बनाए और फ्रॉक बनाई, जो भी कतरन से चीज़ें बनाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संबोधित किया प्रधानमंत्री जी ने। और सबसे पहले 162वां स्वामी विवेकानंद जी का जयंती मनाने के लिए उन्हें उत्साहित किया, तो उसके लिए बहुत बहुत एक मिनट सर, प्रश्न पूछोगे? सर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देशवासियों को अपनी मन की बात के जरिए अवगत कराया है, कुछ संदेश दिए हैं, क्या कुछ संदेश गया होगा सर? माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव देश के समस्त नागरिकों के लिए, समस्त समाज के लिए, समस्त जीव जंतुओं के लिए भी संदेश है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्पैरो
जो गोरैया चिड़िया के लिए जो विषय रखा है, जो स्कूल के अंदर एक NGO गोरैया चिड़ियों के लिए एक घोंसला बना रहे हैं और उससे जो लुप्त होती प्रजाति को जीवित करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प दिया, एक नई प्रेरणा दी है। इससे प्रधानमंत्री जी का सर्व समाज और सर्व जीव जंतु समाज में भी एक संदेश जाता है कि प्रधानमंत्री जी किस विचार से इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। क्या कुछ कहेंगे, एक माँ के नाम पेड़ के अभी संदेश उन्होंने दिया? प्रधानमंत्री जी सदा से प्रकृति प्रेमी है और प्रकृति के लिए जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है और जो एक पेड़ माँ के नाम का कार्य और नई योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई है वो सराहनीय है। और मुझे ऐसा लगता है कि देश के सभी नागरिकों को, सभी NGOs को, सब समाज को उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, जो आगे वातावरण देश का शुद्ध हो। एक कहना चाहेंगे मनोज जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को संबोधित किया अपने मन की बात के जरिए। ये एक ऐसा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया है जिसकी पूरे विश्व में प्रशंसा होती है और भारत का तो हर व्यक्ति इसके लिए आतुर होता है सुनने के लिए। आप खुद सुनते हैं मन की बात में हमें पूरे विश्व की जानकारी, भारत का क्या गौरव पूरे विश्व में बढ़ रहा है वो, और हमारे देश के लोग क्या क्या नई चीज़ें कर रही हैं जो उनके पास पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। आज मन की बात का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री जी ने दिया है। जैसे आपने देखा अभी पुणे के लोगों को उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कानपुर के लोगों का जिक्र किया, उन्होंने पूर्वांचल के लोगों का जिक्र किया, पहाड़ों के लोगों का जिक्र किया। वो सारा ऐसा समावेश, ऐसा अनूठा कार्यक्रम है जिससे नई पीढ़ी और बुजुर्ग माताएं बहनें सबका एक समावेश करके वो कार्यक्रम होता है और सीखने के लिए कुछ मिलता है और देश के लिए एक ऐसी प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम ऐसा अनूठा कार्यक्रम है। नाम श्रीधर शर्मा है, शिवराज फेज 2 में अपना निवास है। अच्छा, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात करी, लोगों को संबोधित किया, यहाँ तक कि जीव जंतु को बचाने की बात करी, पर्यावरण को बचाने की बात करी। तो आपको क्या लगता है कि देश आगे भी क्या मोदी जी के राह पे चलने वाला देश रहेगा या क्या होगा? जब से मोदी जी की सरकार आई है, मन की बात का हर एपिसोड में बड़ी तसल्ली से देखता हूँ। हाँ। मैंने उसमें देखा है कि देश की वो छोटी छोटी ज़रूरतें जो हम मिस कर रहे थे, जो हमारे पूर्वजों के, जैसे आज उन्होंने गौरैया को दोबारा पालने के लिए बताया। हमारे घरों में वो चीज़ें हमारे इमोशन से जुड़ी हुई है। हम बच्चे थे, हम गौरैया देखते थे। उन्होंने बताया डिजिटल फ्रॉड कैसे होगा। आज एक अनजान व्यक्ति, शरीफ व्यक्ति जो गाँव से आया हुआ है, जिसको छल कपट के बारे में जानकारी नहीं है, उसको बैंक वाले फ्रॉड कर जाते हैं। मोदी जी ने आज NCC कैडेट की बात की। मैं छोटा था तो मुझे पता है NCC में हमने काम किया है। छोटा खूंटा गांठ लगाना, टेंट लगाना, खाना बनाना, व्यक्ति को स्वावलंबी कैसे बनाया जाए, एक एक चीज़ें हमें खुद बताया जाता था। बिना बिना माचिस के आग कैसे पैदा करोगे, बर्तन नहीं है तो भोजन कैसे तैयार करोगे। खुद अपने आप घर में माताएं बहनें बना के देती हैं तो खाते हैं, लेकिन जब खुद बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाया जाएगा। ये सब चीज़ें NCC के माध्यम से हमने बचपन में सीखा है। जब हम बाल्यकाल में थे, स्कूल जाते थे, तो हमने अपनी प्रारंभिक शिक्षा में ये सारी चीज़ें NCC के माध्यम से सीखी है। तो आपको क्या लगता है कि इस आगे आने वाले चुनाव में भाजपा करेगी विकास, झाड़ू करेगा साफ, या कांग्रेस के बदलेंगे हालात? देखिए, जो विजन मोदी जी का है वो विजन किसी के पास किसी और पार्टी में है ही नहीं। इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत बारीकी से, मैंने जब अरविंद केजरीवाल जी ने नई पार्टी का गठन किया था, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, कोई ये नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सारी बातें सब किया। जनता को एक नई उम्मीद जगी थी कि एक व्यक्ति आया है जो राजनीति की परिभाषा बदल देगा, पर वो व्यक्ति कंठ तक वो व्यक्ति कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त है ये आप सबने देखा होगा। चाहे वो शीश महल की बात हो, चाहे शराब घोटाले की बात हो, व्यक्ति को 200 यूनिट बिजली फ्री देके अगर तुम ऐसा प्रलोभन डाल के उसको अपने वोट में कन्वर्ट कर रहे हो, तुम देश का विकास नहीं कर रहे। देश के लिए, दिल्ली के विकास के लिए उनकी क्या योजना है? यमुना आज भी वैसी मैली पड़ी है। यमुना के पास कह तो रहे कि यमुना में जाग हटा देंगे, कह तो रहे कि हम सड़कें ठीक करवा देंगे। मैं कह रहा हूँ, तो दिया आपने। बिल्कुल मैं समझ गया। 10 वर्ष से ज़्यादा वो या तो वो डेडलाइन बता दें कि हम अगले 50 वर्षों में करेंगे। आपको ही पता है कि 2 बार तो पूरे काल का इनकी सरकार
पूरे काल की रह गई 5-5 वर्षों का, 2 कार्यकाल इनका पूरा हो गया। उससे पहले भी 49 दिन की इनकी सरकार बनी थी। तो अगर यमुना साफ करने में इतना फंड देने के बाद 10 वर्षों तक यमुना साफ नहीं हुई तो, और अभी तक आप तो रिपोर्टर में आप भली बात मेरे से ज़्यादा बेहतर जानती हैं, इन 10 वर्षों में उन्होंने कदम क्या उठाए, मुझे 1-2 कदम बता दीजिए जिससे लगे कि ये बुनियादी इन सब के पीछे का भ्रष्टाचार का रीजन भाजपा है, केवल भाजपा है। मेरे जेल जाने के पीछे भी भाजपा है, और जैसे कि अभी पंजाब में पराली चल रही तो उसके पीछे भी भाजपा ही है। आप एक बात बताइए, अपना शीश महल बनवाना है तो भाजपा ने क्यों नहीं रोका? अच्छा, शीश महल बना सकता हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, तब तो आपने ये बताया। पराली जल रही है जहाँ पंजाब में, आपने बताया पंजाब में उन्हीं की सरकार है, तो नरेंद्र मोदी जी जाके तो कैसे पराली रोक लेंगे? आप ये इल्जाम नरेंद्र मोदी जी पर कैसे लगा सकते हैं जब आपकी खुद की सरकार है वहाँ पे? आप अपने मुख्यमंत्री को बोलिए वहाँ पराली ना जलाए अगर पराली है। और इससे पहले भी बहुत सारी बातें होती हैं, हर साल ये 1-2 महीने तक चलता है, लेकिन एक भी उन्होंने ना वृक्षारोपण की व्यवस्था करी कहीं, ना कोई वृक्षारोपण की व्यवस्था, ना कहीं वो स्मोक वाला लगवाया उन्होंने, कोई भी प्रदूषण हटाने के लिए व्यवस्था उन्होंने नहीं की। सिर्फ हर साल वो क्या करते हैं कि जब हिंदू के त्यौहार आते हैं तो वो क्या करते हैं कि पटाखे मत छोड़ो नहीं तो प्रदूषण हो जाएगा। आप बताइए कि दिवाली के पटाखों का ही प्रदूषण है, और अगर दिवाली के पटाखों से प्रदूषण होता है तो उसको रोकने के लिए 10 वर्षों में आपने क्या किया? जनता का भला चाहते हैं इसलिए केजरीवाल कह रहे हैं। मुझे एक आध भला बता तो दीजिए। अगर भला चाहते उन्होंने बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए बसेस फ्री कर दिया, मार्शल बसों के लिए, और महिलाओं को हर माह वो 1200 रुपये देने राशि देने की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, एक भी बस में आप डीटीसी में चले जाइएगा, आप मुझे मार्शल दिखा दीजिए वहाँ पे। जो उन्होंने सिविल डिफेंस अपॉइंट किए थे वो सारे के सारे बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। अच्छा, उनको कहीं काम नहीं दिया जा रहा। नहीं, आतिशी जी ने ये अपना बयान दिया है कि वो मार्शल बस कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही जल्दी राशि लाने वाली है। जनता अब सारी बातें समझ चुकी है कि ये सारी बातें तभी आती हैं जब चुनाव नज़दीक आ जाता है। जब चुनाव नज़दीक आता है जनता के कल्याण की सारी योजनाएं सिर्फ तभी घोषणा की जाती है। अच्छा, और ये पता है 2 महीने बाद चुनाव है तो आतिशी जी सारी बातें कहेंगी। अभी वो महिलाओं को पैसा देने का प्रलोभन करेंगी, अभी वो वृद्धा पेंशन जो जब से केजरीवाल की सरकार बनी है तब से वृद्धा पेंशन बंद है। अच्छा, राशन कार्ड बनना बंद है। अच्छा, मतलब गरीबों को मुफ्त राशन अगर केजरीवाल को देना होता तो वो राशन कार्ड बनवाने की योजना बनाते। आज भी नरेंद्र मोदी जी की योजना से गरीबों के घर तक मुफ्त राशन पहुंच रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली के अंदर क्यों नहीं लागू होने दिया? क्योंकि केजरीवाल ये भी कहते हैं कि दिल्ली की स्वास्थ्य योजना मॉडल आयुष्मान भारत से ज्यादा बेहतर है। दिल्ली में चाहे 5 रुपए की 1 करोड़ का इलाज हो, सब मुफ्त है। ये आप फिर मैं वही कहूँगा, आप पत्रकार हैं, आप इसकी ग्राउंड रियलिटी चेक कीजिएगा। हमारे बीच में कितने लोग हैं जो सुविधाओं के अभाव में जिनकी मौत हो जाती है क्योंकि हॉस्पिटल में वो व्यवस्था नहीं है। एक व्यक्ति को आज समस्या है, उसके चेकअप के लिए 1.5 साल बाद की डेट मिलती है। अगर आपको डाउट हो तो मेरे पास आइएगा, मैं दिखाऊंगा। ऐसे लोग हैं जो आज बीमारी है उसके चेकअप के लिए उनको कुछ करवाना है चेकअप, तो हॉस्पिटल से उनको 1.5 साल बाद की, 6 महीने बाद की, 8 महीने बाद की डेट मिलती है। अरे केजरीवाल जी कहते हैं कि यूपी बिहार से लोग आते हैं दूर दूर से दिल्ली के अस्पतालों में अपनी जांच करवाने के लिए। आप कह रहे हैं कि अस्पताल कुछ नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात मत मानिए, हो सकता है आपको लगे कि मैं मोदी भक्त हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। आप इसको ग्राउंड रियलिटी चेक कीजिएगा। अस्पताल में जो व्यक्ति जाता है उसको 6 महीने से पहले की कोई चेकअप की डेट नहीं मिलती क्योंकि सुविधाएं नहीं है अस्पताल के अंदर। क्या सुविधाएं नहीं है अस्पताल के अंदर? मैं बता रहा हूँ, आपको ECG करवाना है, आपको कोई अपना अल्ट्रासाउंड के लिए भी 1.5 महीने बाद की डेट मिलती है। आपको अपना कोई बड़ा हॉस्पिटल के अंदर चेकअप करवाना है जो महंगा टेस्ट है, महंगे टेस्ट का 1 साल बाद का डेट मिलेगा आपको। वो व्यक्ति अगर आयुष्मान की सुविधा होती तो आयुष्मान से वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करवा सकता था। वो व्यक्ति, आप बताइए, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है और आपको उसके चेकअप के लिए 1.5 वर्ष का समय दिया जाएगा तो 1.5 वर्ष में तो मरीज खत्म हो जाएगा। अगर आयुष्मान होता तो आयुष्मान कार्ड के थ्रू वो तुरंत किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाता और अपना मुफ्त में इलाज करवाता। आपसे ये सवाल है कि भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि राघव चड्ढा जी अपना इलाज लंदन में जाके करवा रहे हैं। क्या वो एक नेता के दायरे में लंदन में जाकर अपना इलाज नहीं करवा सकते? सिर्फ राघव चड्ढा जी नहीं, आम आदमी पार्टी से केजरीवाल जी भी बेंगलोर जाकर अपना जो है खांसी का इलाज करवा के आए हैं। दिल्ली की सुख सुविधाएं, दिल्ली के अस्पताल तो हाई क्लास है, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी है इन्होंने।
दिल्ली को पेरिस और लंदन जैसा बना दिया है, तो फिर उस इलाज का उसका लाभ तो उन्हें खुद उठाना चाहिए। सुनीता केजरीवाल जी को अपोलो और एम्स में भर्ती करा रहे, क्यों जीटीबी में भर्ती क्यों नहीं कराया? हिंदूराव में क्यों नहीं कराया? 1.5 सालों का टाइम क्यों नहीं दे रहे? उनकी मर्जी। अरे उनकी मर्जी से क्यों चलेगा? दिल्ली की जनता की मर्जी। आप दिल्ली की जनता को हाई क्लास सुविधाएं दे रहे हो ना, चिकित्सा सुविधाएं 20 लाख वाली दे तो रहे, कह तो रहे कि केजरीवाल की स्वास्थ्य योजना अरे उस आयुष्मान भारत से ज्यादा अच्छी है। अगर मैम आप मेरी बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। मोहल्ला क्लिनिक जो है ना, जिनमें हाई क्लास सुविधाएं हैं, उसमें सुनीता केजरीवाल जी का इलाज क्यों नहीं कराया? केजरीवाल जी ने अपनी खांसी ठीक क्यों नहीं कराई? जब मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे थे, इतनी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ थे, तो अपना इलाज क्यों नहीं करा पा रहे हैं वहाँ? अपने इलाज के लिए उनको अपोलो, एम्स और जो ना बड़े बड़े हॉस्पिटल नजर आ रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं, अच्छा एक बात बताएं आप मेरे को, 2015 से लेकर 2024 तक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता वाले एक पे एक भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। हाल ही फिलहाल में कैलाश गहलोत जी परिवहन मंत्री दिल्ली निगम के, वो भी शामिल हो गए हैं। लेकिन आतिशी जी और केजरीवाल जी आरोप लगाते हैं कि ईडी और सीबीआई के दबाव में आके काम किया। तो क्या लगता है कि ईडी और सीबीआई के दबाव में आके काम किया कैलाश गहलोत ने? पार्टी परिवर्तन किया है। मेरे से तो वो भी छीन लिया। आप करा शराब पड़े समय ना बदलता है। एक समय था जब केजरीवाल जी दिल्ली की सत्ता में आए थे। अच्छा। और इन्होंने पता है, एक वो आपने सुना भी होगा, एक निर्भया कांड हुआ था। निर्भया कांड जी। तो निर्भया कांड पे एक आंदोलन, एक जन आंदोलन, जिसको इन्होंने बोला था कि जना हम लोग राजनीति नहीं करेंगे, हम लोग पार्टी नहीं बनाएंगे। तो ऐसे करके ये आगे आए, और आगे आते आते ये पता है अपनी ईमानदारी को भ्रष्टाचार की तले दाब दिया। बच्चों की कसम खाते हैं कि अरे बच्चों की कसम कहते हैं कि चौथी बार ईमानदार नेता आने वाला है दिल्ली में। अरे तो 7 सांसद थे ना दिल्ली में, 7 की 7 सीटों पे जमानत जब्त हो गई। कहाँ गए? ईमानदार थे तो मिली ना बेल। कहते हैं कि केजरीवाल जी बोल रहे थे ना भाजपा कि भैया दिल्ली की जनता मुझे ईमानदार को वोट देगी तो मुझे तिहाड़ जेल नहीं जाना पड़ेगा, मुझे बेल मिल जाएगी। क्यों नहीं मिली बेल? 7 की 7 सीटों पे जमानतें जब्त है, बताइए आप। अच्छा, अगर सुख सुविधाएं इतनी अच्छी है, दिल्ली की शिक्षा सुविधा इतनी अच्छी है, तो केजरीवाल जी अपने लड़के को पढ़ा दो ना, बाबरपुर वाले सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे? जीटीबी में कराओ ना सुनीता केजरीवाल जी का इलाज, अपनी खांसी ठीक करा लो। हिंदूराव में क्यों नहीं आते? अरे तुम तो जाओगे बेंगलोर खांसी ठीक कराने, और दिल्ली की जनता कहेगी जीटीबी में धक्के, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आपके हिसाब से दिल्ली में इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? अरे दिल्ली में सरकार उसकी आनी चाहिए जो दिल्ली के लिए काम करे। और हाँ, इस बार तो कौन पता काम करेगा दिल्ली के लिए? भाजपा करेगी जी, मोदी जी करेंगे। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? अरे जी पूरे देश का बंटाधार कर दिया उन्होंने, इसको भी दिल्ली को भी संभाल लेंगे। मैं तो कहता हूँ मोदी जी, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, यमुना को गोद ले लो। राहुल जी कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं मोदी। राहुल जी तो ये भी कहते हैं कि हिंदू हिंसक होता है। बताओ कहाँ पे हिंसा फैला हिंदू ने? सेक्युलरिज्म चल रहा है। अरे सेकुलरिज्म का दौर ही खत्म कर दिया हमने। अब कोई सेकुलरिज्म नहीं है, जात पात की करो विदाई, और हिंदू हिंदू भाई भाई, और ना बटेंगे ना कटेंगे। अब तो वही कटेंगे जो हिंदुओं को छेड़ेंगे, साफ साफ बात। और मैं बीजेपी में दयालपुर वार्ड से मंत्री। अच्छा सर, योगी जी का बटेंगे तो कटेंगे और मोदी जी का एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये जो कॉम्बिनेशन है ये पूरे भारत में प्रचलित होते ही जा रहा है। कल मोदी जी आए थे ITO और उन्होंने इस चीज से भी संबोधित किया लोगों को कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आपका क्या तात्पर्य है इसमें? मैम, ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। देखिए, जब हम एक रहेंगे और नेक रहेंगे, आप सबको पता है जब हम बटे थे तो हमारा क्या हाल था, हम लोगों को ही लोगों ने भड़काया था और मारा था। और जब हम एक रहेंगे जब तो हम जीतेंगे। और जब हम पाँचों मुट्ठी, अगर पाँचों उंगली बन जाएंगी, मुट्ठी बन जाएगी, तो हम किसी से भी लड़ सकेंगे। बाहरी लोग हमें भड़काते और हमारे लोग ही बढ़ जाते हैं। आप उसका नतीजा आप देख सकते हो कि दिल्ली में क्या हाल हुआ था जब हम एक रहे और हमने 7 सीट जीती। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि पूरे विश्व में हमारा डंका बजा रहे हो, हम एक हैं जब ही तो बज रहा है। अगर हम बटे हुए तो शायद हमारा ये डंका नहीं बजता। और जो योगी जी ने कहा, योगी जी ने बहुत अच्छा ही संदेश दिया। हम एक रहे और नेक हैं। और आप देख रहे हो कि हमारी जो धरोहर थी, राम मंदिर हुआ, जैसे बहुत राम मंदिर हुआ, अयोध्या का मामला हुआ, हम लोग उस पर विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। और लोग हमारे इसी वजह से चिढ़ रहे हैं कि हम लोग एक हो गए। जब हम अलग थे तो लोग हमें बांट लेते थे, अब हम एक चीज में बांट लेते थे लोग। देखिए, जातिवाद में बांट लेते थे कि जातिवाद का मुद्दा चल रहा है, क्या परिवारवाद का मुद्दा चल रहा है?
देखिए, परिवारवाद और जातिवाद, हमारी भारतीय जनता पार्टी सबको साथ सबको विकास के नारे पे चलती है। जी, मोदी जी कहते हैं कि हम परिवारवाद और जातिवाद के लोगों को उगाड़ फेंकेंगे। तो हमने जातिवाद को खत्म तो किया। आज देखिए ना, राहुल गांधी जातिवाद, उनका पूरा परिवार था। चाहे उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, राहुल गांधी जातिवाद कह रहे हैं आप? राहुल गांधी ने जातिवाद खूब करा है, क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? जातिवाद ही कर रहे हैं। आजकल वो मोमडैनों के साथ ही रह रहे हैं, कभी वो हिंदुओं अरे के लिए सेक्युलरिज्म है वो। राहुल गांधी ने जातिवाद नहीं किया। राहुल गांधी ने जातिवाद किया ना, कश्मीर में जब गए थे, उमर अब्दुल्ला का जो अभी चुनाव चल रहा था उसमें उन्होंने क्या बोला कि बाहर ये लोग आएंगे, आपके जो ना संसाधनों पे कब्जा कर लेंगे। जम्मू कश्मीर में मतलब उन्होंने किनको बाहरी बोल रहे हो। मतलब राहुल गांधी की कौन सी मानसिकता है जिसमें वो इस देश के निवासियों को, इस देश क्या जम्मू कश्मीर कहीं विदेश में लगता है, कोई पासपोर्ट वीज़ा लगता है, तो फिर कौन से बाहरी लोग? क्या हमारा जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है, तो वो हम लोग रोहिंग्या की कैसे बात कर देंगे? वो लोग रोहिंग्या की बात नहीं करते, वो इस देश के हिंदू को बाहरी बताते हैं। अच्छा, इस देश के हिंदू को बाहरी बताते हैं। संसद भवन में खड़े होकर कह रहे हैं कि जी हिंदू हिंसक है। अगर हिंदू हिंसक होता तो 1991 में जो जम्मू कश्मीर में हुआ, वो वहाँ पे अब्दुल भग रहे होते, कश्मीरी पंडित नहीं भग रहे होते। अगर हिंदू हिंसक होता तो बांग्लादेश में पता है वहाँ के मुसलमान भग रहे होते, हिंदू नहीं भग रहा होता। कर्नाटक में जो हो रहा है वहाँ पे भी शायद जो ना मुसलमान ही भग रहे होते, मगर सिवाय हिंदू के कोई नहीं भग रहा है। बहराइच में दंगे, मुजफ्फरनगर में दंगे, ऑल ओवर भारत में दंगे, रैलियों पे पत्थर, गणेश उत्सव पे पत्थर, दुर्गा पूजा पे पत्थर। ये सब सबूत है जी कि हिंदू हिंसक नहीं है। हिंदू इस देश में अपनी जीवन जीने के, राहुल जी कहते हैं कि जितना हक आप हिंदुओं को देते हैं इस देश में, उतना हक आप मुसलमान को नहीं देते, मुसलमान बेटियों को नहीं देते। 2013 में जब पता मनमोहन जी की सरकार थी तो उन्होंने बोला था कि जो ना इस देश में इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। क्यों? 80% हिंदुओं को बाहर में घेर दें, देश से बाहर भगा दें। सबका विकास। अच्छा, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। उसमें न हिंदू है न मुसलमान है। मकान हिंदू को भी मिला है, योगी जी की योजना में मकान मुस्लिम को भी मिला है। उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं करा, ये मुसलमान है ये हिंदू है। इस बार नारा बदल दिया गया है, सबका साथ सबका विकास था, अब जिसका साथ उसी का विकास। ये नारा क्यों? ये नारा इसलिए हमने देखा ना अभी रामपुर वाले चुनाव में, मोदी जी के चुनाव में देखा ना, रामपुर में कितने मकान दिए, कितना सब कुछ दिया, पर इन्होंने वोट दिया क्या? नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें हारी, किसका इसका रिजल्ट क्या है? क्यों हार गए? अयोध्या में कहाँ हारे हैं? फैजाबाद हारे हैं। अयोध्या कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। फैजाबाद हारे हैं। फैजाबाद विधानसभा जिसके अंदर 60% मोमडन है, हाँ। 40% हिंदू है, तो मतलब जहाँ पे मुस्लिम बहुल होगा, क्या आपको लगता है वहां से जीतेंगे हम? भाजपा को पता है दूसरी पार्टी विपक्ष और ये इस देश की जितनी भी पार्टियां हैं उन सब की ऐसी गंदी मानसिकता है कि अगर मोदी विरोध में उनको ओसामा बिन लादेन जो मर गया, अगर वो जिंदा होता ना तो आज ही मोदी विरोध में उसको भी लाके खड़ा करते। इनको मतलब नहीं है देश से, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपना परिवार, अपनी राजनीति, अपनी कुर्सी और कैसे भी करके इस देश पे ना गजवाए हिंद का जो ना परचम लहराते हुए देखना चाहते हैं। मगर मैं भी इन जैसे लोगों को साफ साफ जवाब दे दूं कि आप जो सोच के बैठे वो तो होने वाला है नहीं, मगर हाँ हम जो सोच के बैठे वो 2030 तक आपको दिखा देंगे। आप गजवा हिंद के सपने देखते रह जाना, हम इस देश को भगवा हिंद करके चले जाएंगे। तो भगवा क्या नाम है, एकता खत्म कर रहे हैं ना फिर तो कौन आप? सी एकता? भाईचारे की एकता। भाईचारा, भाई साहब ये भाईचारा शब्द बहुत गंदा लगता है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई आवाज सिर्फ मंदिर से आई, मस्जिद से क्यों नहीं आई? अगर भाईचारा निभाने की बात है तो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हो, खाली टाइम में हनुमान चालीसा बजा लिया करो, लाउड स्पीकर तो खाली रहते हैं। हिंदू जो नारा लगाता है सनातन धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व में हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, जितने भी धर्म हैं वो सारे आते हैं। हिंदू जब नारा लगाता है सनातन धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, तो इसमें कोई द्वेष भाव का कोई नारा नहीं है। विश्व का कल्याण, विश्व में सारे। कभी आपने किसी मंदिर से ऐसा सुना कि हमारे भगवान ही सिर्फ अकेले हैं? ऐसा कोई आरती वारती? हम जैनों को भी मानते हैं, हम पारसियों को भी मानते हैं, मुस्लिमों को भी मानते हैं, हम हिंदुओं को भी मानते हैं, हम सरदारों को भी मानते हैं, मगर ये इनकी मस्जिदों से दिन में 5 बार सिर्फ एक ही बात चिल्लाते हैं, अल्लाह ही एक है, अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह के अलावा और कुछ नहीं है। क्या अल्लाह के साथ अल्ली भी ठीक है? नहीं। प्रॉब्लम किस चीज से? नवाज से, अल्लाह से या इस लाउड स्पीकर से? हमको प्रॉब्लम इस देश में उनसे है जो गजवा हिंद के सपने देख रहे हैं।
हमको इस देश में समस्या उनसे है जो हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं। अरे बांटो ना जाति में, क्या समस्या है? हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो सकता है ना, तो आप मुसलमानों में ढूंढो ना, बरेलवी है, शिया है, सुन्नी है, इनकी क्यों नहीं बांट रहे हो? सिर्फ हिंदू को ही बांटोगे। ये आरोप किस पर? नाई, बामन, खटीक, ये सब सिर्फ हिंदुओं में, मुसलमानों में क्यों नहीं करा रहे? कराओ ना जातिगत जनगणना, हमने कहाँ मना किया है, मगर हर बार सिर्फ हिंदुओं के लिए ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने जाति की बात करा तो क्या कह रहे हैं, हम पहले मुसलमान हैं। हिंदुओं में राहुल गांधी का कहना रहा है जाति जनगणना होके रहेगी। जाति जनगणना तो धर्म के आधार पर करवाना चाह रहे हैं। कौन सा धर्म? धर्म के आधार पर तो देश भी बटाता, चले क्यों नहीं गए पाकिस्तान? 1947 में पाकिस्तान भेजना। अरे और कहाँ भेजूं आप बताइए? आप पत्रकार महोदय, आप मुझे ये बताइए राहुल गांधी के फादर का नाम क्या है? बताइए राहुल गांधी के फादर का नाम जो भी है, अगर इनके पूरी वंशावली खोल के देखी जाए सारे गाजी और मुसलमान ही थे, तो ये सब क्यों नहीं गए? अगर इतना ही मुस्लिमों से प्रेम था तो गए क्यों नहीं? जब देश में 1947 में देश का बंटवारा हुआ, किस आधार पर हुआ? उनके किस आधार पर हुआ बताइए? किस आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर हुआ था। तो जब पाकिस्तान को आपने मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया, तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं? क्यों? ऐसा कौन सा लोकतंत्र है जो सिर्फ ये भारत के भाई हिस्से जाता है? हिंदुस्तान की संधि विच्छेद का है, हिंदुओं का स्थान, हिंदुस्तान की संधि विच्छेद करो, हिंदुओं का स्थान, ये तो ये हिंदुओं का स्थान है। सब धर्म रह रहे हैं, हमें पारसी इसमें रह रहे हैं, शिया इसमें रह रहे हैं, सुन्नी इसमें रह रहे हैं। ये गजबाए हिंद का नारा कहाँ से लेके आए हैं? असदुद्दीन ओवैसी जैसे ने गजबाए हिंद का नारा बुलंद करना अरे चाहते हो। ओवैसी जी तो कहते हैं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूँ। कैसे करते हैं जरा बताइए? कहा तो ना, भारत माता की जय नहीं बोलते, पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, मगर जय फिलिस्तीन बोलने में उनको शर्म नहीं आती है। गाजा का बाजा इन्हीं लोगों की वजह से बज रहा है, इन्हीं जैसे लोगों की वजह से गाजा का बाजा बज रहा है। इजराइल हमास को पेल रहा है, क्यों? हम तो वहाँ है नहीं, वह ना तो RSS है, ना भाजपा है, ना बजरंग दल है, ना वहाँ हिंदू है, फिर भी अब्दुल से लड़ रहा है। हमें क्या? हम तो काफिर है। अब्दुल के बच्चे अब्दुल को मार रहे हैं, हमें क्या? हम तो काफिर है, हम तो अपने देश में शांत बैठे हैं। जब कभी आएगी देश पे तो हम भी देखेंगे। हमने कौन सा हाथों में चूड़ियां पहन रखी है? देश बचाने की नौबत आएगी तो हर घर से भगत सिंह निकलेगा, दोबारा से चंद्रशेखर आजाद भी बाहर आएंगे, मगर आएंगे पड़ोसी के घर से। ऐसा सोचने वालों साथ में आके खड़े हो जाओ, क्योंकि हर घर से भगत सिंह चाहिए, पड़ोसी के घर से नहीं चाहिए। वो अब्दुल भी तो कहता है हर घर से अब्दुल। अरे आने दो ना, तुम कितने अब्दुल लाओगे? हर घर से पता है चंद्रशेखर आजाद ही निकलेगा। जो कहते हैं ना कि हर घर से अब्दुल निकलेगा, तो कितने अब्दुल लाओगे? हर घर में घुस के ठोकेंगे, वो कोक नहीं पलने देंगे जिस कोक से अब्दुल निकलेगा। क्या योगी जी ने टैग बदल दिया। क्या 9 में से 7 जीत के आए। अच्छा, हाँ, 9 में से 7 जीत के आए। योगी जी ने चुनाव का रुख ही बदल दिया। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हिंदुओं को अच्छा, इसका मतलब बटोगे तो कटोगे, हाँ, इसका अखिलेश यादव कहते हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और वो ये कहते हैं कि मैं इन सब के अस्तित्व को जानता हूँ, पहचानता हूँ, मुझे पता है ये लोग क्या करेंगे, इन लोगों का मकसद क्या है। क्योंकि अगर बटेंगे तो सुनिए, अगर बटेंगे तो 1200 का सिलेंडर होगा, अगर एक रहेंगे तो 400 का। इस पर क्या कहेंगे आप? अखिलेश की सरकार पहले रह चुकी है, हाँ। जनता देख चुकी है। हाँ। अब लोकसभा चुनाव में उन्होंने झूठा वायदा करा था, हर के खाते में फार्म भरवाए थे, हर किसी के खाते में 8500 रुपया आएगा। अच्छा, आया क्या? वो जीत गए 37 सीट। लोगों ने पैसा मांगा, किसी के में नहीं आया, नहीं आया किसी के में नहीं आया। फिर वहीं आ गए। जनता ने फिर बीजेपी को वोट दिया। 9 सीट पर चुनाव हुआ है, 7 सीट बीजेपी जीती है। जनता जागरूक हो गई, वहीं की वहीं। अखिलेश यादव बोल रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे के बयान में, कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो मैं उनको बता दूं कि आप तो जुड़े थे, पूरा इंडियन अलायंस जुड़ा हुआ था, फिर भी नहीं जीत पाए। 243 सीटें मिली है। टोटल मारेंगे ना तो अभी तुम्हारे पता 3 शासनकाल से फालतू है। 99 पे खड़े होकर बच्चा पता लॉलीपॉप लेके घूमता फिर रहा था,
कि जी हमने भारत जीत लिया। अरे ऐसे नहीं जीता, जितना टोटल आया ना उससे भी ज़्यादा तो हम पता हर बार लेके आ रहे। तुम्हारे तीनों शासनकाल में मिला के भी इतनी नहीं पहुँच रही है जितनी पे हम इस बार भी खड़े हैं। तुमने लोगों को भ्रमित किया, हो सकता है, मगर अब नहीं बटेंगे, ना कटेंगे और जो